नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, एक बात मैं आपको कहूँगा मोल से संबंधित, मोल या मोल संकल्पना से। मैंने बच्चों को देखा है कि मोल समझ में नहीं आता है। सर, मोल पढ़े हैं चैप्टर 1 में 11th के, 12th में भी यूज़ होने वाला है, 11th में कई चैप्टर में यूज़ होने वाला है मोल। लेकिन एक डर कि यार मोल जहाँ शब्द आता है ना तो दिमाग घूम जाता है। मोल है क्या यार, है क्या? बच्चों एक बात बोलूं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मोल कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है, उसको समझना है। पर मोल में जाने से पहले दो बातें आपको जानना चाहिए, तब ये मोल समझ में आता है। ठीक है? क्या क्या? पहली बात तो ये है बेटा कि कुछ तत्वों का परमाणु भार आपको याद होना चाहिए। तो मैं आपको उससे पहले ही याद करा देता हूँ थोड़ा सा। आप क्या क्या करेंगे, परमाणु भार जैसे याद करते हैं ना, तो हम कुछ इस तरह से याद करते हैं। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार साथ ही साथ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने कहा सोडियम 1123, तो जो ऊपर वाला बड़ा नंबर है ना वो परमाणु भार है। परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं। एटॉमिक वेट एटॉमिक मास है। लेकिन ये जो नीचे वाला नंबर है ना वो एटॉमिक नंबर है। यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, जिस शब्द पे जाने। तो इस तरह से ये दो चीज़ें हर एक, बहुत सारे तत्वों को याद रखने पड़ते। बहुत सारे क्या, बस सब तत्वों को तो याद करने की जरूरत नहीं, कुछ तत्वों का याद रखना जरूरी है, जिसका लिस्ट मैंने पहले भी एक क्लास के अंदर आपको दिया है, बेसिक नॉलेज के अंदर दिया है। तो वो याद होना चाहिए। जैसे कि सोडियम 1123 याद किए तो 11 परमाणु क्रमांक है, 23 परमाणु भार है। कार्बन 612 याद कर लीजिए, बोरॉन 511 याद कर लीजिए, नाइट्रोजन 714 याद कर लीजिए, फास्फोरस 1531 याद कर लीजिए। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा मोल में जाने से पहले। एक बच्चा हमेशा मोल के लिए कंफ्यूज होता है ना, मैं बोला ने ये पता हो ना बेटा, तो अगला पड़ाव हमारे मोल की तरफ होगा। हो गया? ये आपको परमाणु भार याद होना चाहिए, ये परमाणु भार याद होना चाहिए, परमाणु वेट या परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। परमाणु भार याद करने से क्या फायदे होंगे, तो आप इससे क्या पता चल जाता है, अणु भार आपको ज्ञात करने आ जाएगा बेटा। अणुभार, अणुभार होता है, अणुभार को हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं, ध्यान रखना। आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अणुभार, अणुभार। ठीक है, अणुभार, आणविक द्रव्यमान कहते हैं इसको। मैं दोनों नाम लिख देता हूं, एम से दर्शाते हैं, आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं इसको, या आणविक आणविक द्रव्यमान कहते हैं इसको, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे इसको कैपिटल एम से दर्शाते। तो अणुभार क्या होता है बेटा? अणुभार होता है, अब परमाणु भार को हम संकेत देते हैं ए से, तो फॉर्मूला हो जाएगा अणुभार बराबर m इज इक्वल टू सिग्मा ए, यानी अणुभार बराबर परमाणु भारों का योगफल। मेरा कहना है मोल नहीं अणुभार नहीं जानेंगे, परमाणु भार नहीं जानेंगे, तो मोल कैसे जानेंगे? मैं तो समझ रहा हूं ना आपकी प्रॉब्लम। तो इस तरह से क्या बोला मैंने, अणुभार बराबर परमाणु भारों का योगफल। अब समझना है परमाणु भारों के योगफल कैसे निकालेंगे। तो बेटा आप समझते हो ये क्या चीज है बेटा? ये परमाणु है, कार्बन। तो परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं? तो समझना, परमाणु और अणु को समझो। परमाणु यानी एटम को समझो। परमाणु है क्या क्या? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब परमाणु है। लेकिन अणु क्या है? परमाणु में आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं। जैसे O2 हुआ, दो परमाणु मिलकर के बनाया। इसे CO2 पर बना, एक कार्बन दो ऑक्सीजन मिलकर के बना है। H2O अणु है, ये अणु है। तो यहां पर परमाणु भार यानी कि क्या याद किए? 6-12 परमाणु भार। परमाणु भार 12 याद किए हो। ऑक्सीजन के लिए मैंने बता दूं, ऑक्सीजन के लिए होता है 8-16,
और क्या इस तरह से यहां पर देखिए हाइड्रोजन के लिए 1 1 याद कर सकते हो, 1 1। अब चलो ये ऊपर वाला परमाणु भार है, तो मैं कहता हूं अणु भार क्या होगा। इस फॉर्मूले के बेस पर हम काम करते हैं, अणु भार बराबर परमाणु भारों का योगफल। तो जैसे मैंने कहा कि भाई CO2 का अणु भार क्या होगा, है ना, अणु भार क्या होगा, छोटी सी बात है। तो CO2 का अणु भार क्या होगा, अणु भार किसी का निकाल सकते हो, कोई भी अणु का निकालेंगे, अणु का अणु भार निकालेंगे, परमाणु का परमाणु भार को याद रखना पड़ता है। अणु भार को याद नहीं रखना, अणु भार को कैलकुलेट करना पड़ता है, गणना करने पड़ते हैं। तो यहां पर एक कार्बन है, तो एक कार्बन का परमाणु भार क्या होता है, 12। यस, ये 12, तो मैंने लिख दिया 12 धन। अब यहां पर 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन के लिए क्या याद किया, ऑक्सीजन का होता है परमाणु भार 16। तो एक ऑक्सीजन, यहां पर कितना ऑक्सीजन है, 2, तो एक ऑक्सीजन का 16 भार और 2 ऑक्सीजन है इंटू 2 कर दिया। तो कार्बन के परमाणु भार और ऑक्सीजन के परमाणु भारों को जोड़े, ये 12 हो गया और ऑक्सीजन का हुआ 32, इस तरह से हो गया, ये हो गया 44, जो दोनों को जोड़ दे तो AMU इसका इकाई है। परमाणु भार, अणु भार, इन सब की इकाई है। जैसे शक्कर खरीदते हैं तो उसकी इकाई क्या होती है, 2 किलो, 3 किलो शक्कर बोलते हैं, या 200 ग्राम, ग्राम या किलोग्राम इकाई होता है द्रव्यमान का। वैसे ही अणु भार का इकाई है, वो क्या होता है, AMU। दूसरा, चलो मैं थोड़ा सा और बड़ा दे देता हूं भाई, H2SO4 का क्या होगा अणु भार, बोलो बेटा। तो H2SO4 का अणु भार क्या होगा, H का अणु भार, परमाणु भार होता है 1, ये 2 बार है। सल्फर का परमाणु भार आपको नहीं बताया तो लिख देता हूं मैं, 16, 32, 32 का परमाणु भार है, तो ये हुआ 32 धन, एक ही सल्फर है। ऑक्सीजन का होता है 16, 16 गुना 4, अब ये हो गया 2, ये हो गया 32, ये हो गया कितना, 64, 6 चौक 24, 64 हो गया। चलिए, तो ये पूरा मिला करके जोड़ेंगे तो 98 हो गया, 98 AMU। इस तरह से अणु भार निकाला जा सकता है, बहुत आसान होता है अणु भार निकालना। तो परमाणु भार याद करना पड़ेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों का मैं परमाणु भार यहां पे आपको लिखा रहा हूं, तो ध्यान से देखिए परमाणु भार यहां से हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो परमाणु भार को हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इतने का परमाणु भार, ये और भी कुछ तत्व है, तो मैं कुछ तत्वों का याद करने के लिए मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं परमाणु। तो नीचे कैसे याद करेंगे, हाइड्रोजन 1 1, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16, इस तरह से याद कर लें। तो सबसे इंपॉर्टेंट तत्वों का परमाणु भार और परमाणु क्रमांक याद कर लें। मैंने छांट के रखा है, बहुत सारे तत्व याद करना है, लेकिन सिर्फ इतना ही याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट तत्वों का परमाणु भार याद रखो, याद कर लो। मैं लिख देता हूं, याद कर लो, इतना ही है जिसको याद कर लो आप, कैसे भी करके हो जाएगा ना बच्चों। कॉपी में लिख लेना बेटा, स्क्रीनशॉट हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद कॉपी में नोट करना। कॉपी में नोट करना, एक छोटे से पेपर बना लेना, उस पेपर में नोट करना, या बड़े से पेपर में अपनी किसी जगह चिपका देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक जगह चिपका देना बना के, और उसको फिर याद करते रहना, बार बार उसको सिर्फ याद करना, सिर्फ देखना नहीं, कॉपी लगा है, चार्ट बना के चिपका है, वो नहीं, उससे नहीं होगा। उसे देखो, याद करो तो याद होता है। चलते हैं अब आगे। अब आ रहे हैं मोल पे। मोल है क्या सर, मोल के बारे में नहीं बताया आपने, बता रहा हूं, है ना। 10 मिनट हो गई पढ़ाई, 9 मिनट हो गया पढ़ाई, आपने मोल नहीं बताया, अब बताऊंगा ना मोल। मोल बेटा एक्चुअली एक निश्चित संख्या को कहते हैं, समझ रहे हो। मोल क्या कहते हैं, एक निश्चित संख्या को कहते हैं। क्या मतलब होता है, जरा मैं आपको यहां पर समझाता हूं। मोल एक निश्चित संख्या को कहते हैं, बताता हूं आपको। जैसे समझो थोड़ा सा कि जैसे 12 की संख्या, एक कुछ शब्द हमारे साइंस में यूज होता है, अपनी जिंदगी में यूज होता है। एक शब्द जानते हो, दर्जन, इसी तरह से बोलते हो सैकड़ा, बोलते हो नहीं, इसी तरह से बोलते हो कोरी। अब शायद कोरी शब्द का लोग यूज करना बंद कर दिए हैं। तो दर्जन, एक दर्जन कितना होता है, तो बोले सर 12 होता है। एक सैकड़ा कितना होता है, तो बोले सर
100 को कहते हैं 1 सैकड़ा, 100 को 100 सैकड़ा कहते हैं। कोरी कितना कहते हैं? 1 कोरी मतलब होता है 20। सीधा सा मतलब है, मैंने कहा अर्थात, इसी तरह से मैं यहां पर बताऊंगा, थोड़ा समझे। अर्थात आपने क्या देखा? अर्थात ये हुआ 1 दर्जन केले बोले, केला। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? मेरे पास 12 केला है, 12 केले हैं। मैंने कहा 2 दर्जन, केला, इसका मतलब क्या हुआ? 2 दर्जन केले बोले तो बहुत सारे केले हुए ना, तो बहुवचन। तो 2 दर्जन का मतलब क्या हुआ? 12 गुणा 2 केले, अर्थात 24 केले। यस बेटा जी, कितना आसान है। तो केला कितना हो गया? 24 हो गया। 3 दर्जन बोलूंगा तो क्या बोलोगे? 12, 3 दर्जन यानी दर्जन, 1 दर्जन। तो इसका क्या मतलब हुआ? 1 गुना दर्जन, 1 गुना दर्जन। 2 दर्जन मतलब 2 गुना दर्जन, 2 गुना दर्जन। मैं इसको इस तरह लिख देता हूं, चलिए। 2 गुना दर्जन, दर्जन यानी 12, तो कितना? 24। इसी तरह से 3 दर्जन बोले तो 3 दर्जन केला है तो कितना हुआ? 3 गुना दर्जन, दर्जन यानी 12 केले, मतलब क्या हुआ? 36 केले। तो बात तो समझ में आया, दर्जन का मतलब समझ में आ गया। ऐसे ही सैकड़ा का मतलब समझ में आया। 1 सैकड़ा नींबू, 100 नींबू। 2 सैकड़ा नींबू तो 2 गुना 100 यानी कि 200 नींबू। समझ में आ रही ना बातें? एकदम आसान होता है बात करना, है ना। इसी तरह से कोरी बोले, 1 कोरी नींबू दे दो भैया, तो 1 कोरी मतलब कितना हुआ भैया? 20 नींबू देगा, कोरी का मतलब 20 हुआ। वैसे ही बेटा इसी के प्रजाति में शामिल है एक और शब्द, वो है मोल। इसी के प्रजाति में शामिल है। मोल की परिभाषा बताऊंगा, परेशान मत होइए, अभी आपको बता देता हूं मोल का मतलब क्या। मोल है एक निश्चित संख्या। एक मोल एक निश्चित संख्या को दर्शाता है 6.022 इंटू 10⁻23। यहां पर 23 भी लिखते हैं कुछ बुक्स वाले, तो हमने एनसीईआरटी में 22 लिखा है, तो 6.022 इंटू 10⁻23। इतनी संख्या को हमने कहा एक मोल। अब इसका क्या मतलब हुआ बेटा? मोल किन चीजों के लिए यूज करेंगे? देखो, जो चीजें बड़ी रहती हैं उनमें दर्जन का यूज करते हैं, जो चीजें छोटी रहती हैं उसमें सैकड़े का यूज करते हैं। तो ऐसे ही अब ये बहुत बड़ा अंक है, तो जो चीजें मैंने एक इतना चुटकी भर मैंने नमक उठाया, तो उस नमक में बहुत सारे अणुएं मिलेंगे नमक के, तो वो क्या होगा? अब उतनी संख्या को बताने के लिए मैं 1 2 3 4 तो गिनती नहीं लगाऊंगा, तो उसको इतने मोल है बोल देते हैं। तो चलो मैं बताता हूं यहां पे। इसका मतलब हुआ 1 मोल। अच्छा, इसकी मोल का उपयोग कब करते हैं? मोल का उपयोग सूक्ष्म कणों जैसे अणु, परमाणु, आयन की संख्या बताने के लिए या दर्शाने के लिए किया जाता है। तो मैं यहां पर होता 1 मोल अणु बराबर, मतलब क्या हुआ? 1 मोल। 1 मोल इतना होता है ना, तो 1 गुणा 6, 1 मोल, 1 गुणा मोल, मोल मतलब क्या हुआ? 1 मोल, मोल हुआ 6.022 इंटू 10⁻23। अणु में बहुत सारे अणु में, मतलब ये हुआ 6.022 इंटू 10⁻23 अणु में हुआ बेटा। इसी तरह से 2 मोल कह दिया, बोलो तो 2 मोल अणु बोल दिया, तो क्या हुआ? इसका मतलब हुआ
दो गुणा मोल, मोल होता है 6.022 इंटू 10^23। सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूं बेटा, ध्यान रखना। 10⁻23 अणुएं, तब क्या हुआ बेटा, ये हुआ, ये देखो ये वाला उतना ही रहेगा 10^23, आपस में ये गुणा होगा ना, तो 2 दूनी 4, 4 0, 6 दूनी 12, तो कितना हुआ 12, इतना, तो इतना अणुएं हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, एक्चुअली मोल जो है ना एक निश्चित संख्या को बताता है। मोल की ये जो निश्चित संख्या होती है बहुत सारी बातों के साथ संबंध रखता है। गैस के आयतन के साथ संबंध रखता है, पदार्थ के द्रव्यमान के साथ संबंध रखता है, और कणों की संख्या से संबंध रखता है। तो हम कणों, इनसे क्या संबंध है, इनके क्या फॉर्मूले होंगे, इनको जरा समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए मोल आसान हो जाएगा। तब यहां तक तो मुझे लगता है कि मोल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, देखो धीरे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, हड़बड़ाओगे तो नहीं समझ में आएगा। चलिए अब बात करता हूं मोल को हम किस किस तरह से परिभाषित करते हैं और इनको समझना है। देखो पहली परिभाषा क्या बोलते हैं, मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है। आप जानते हो जैसे नींबू की संख्या की इकाई क्या हुआ, दर्जन या कोरी, वैसे ही यहां पर पदार्थ की मात्रा, पदार्थ किसको बोलते हैं, जितनी भी चीजें आप दिखाई दे रही हैं वो सब पदार्थ है, चाहे वो सोडियम हो, पोटेशियम हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, गैस हो, जल हो, कोई भी चीज हो जो पदार्थ होती है, यही तो रसायन है। तो पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल, यानी हम कहते हैं 5 मोल जल है, 10 मोल जल है, 10 मोल ऑक्सीजन है, इस तरह से हम बात करेंगे तो उसकी मात्रा की इकाई हो जाती है। तो पदार्थ की मात्रा की इकाई को हम मोल कहते हैं। मोल इज अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, तो सब्सटेंस की इकाई है मोल, सब्सटेंस माने पदार्थ। दूसरा शब्द होता है मोल, एक निश्चित मात्रा को दर्शाता है। वो मात्रा क्या था आपको बताया था ना, 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10^23 को दर्शाता है। ये जो नंबर है इसको एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं, आपको याद होगा। एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो संख्या, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। एवोगैड्रो भी पढ़ते हैं कई जगह पे, एवोगैड्रो भी बोलते हैं। एवोगैड्रो संख्या कहलाती है, आपने सुना होगा। तो एक निश्चित मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो ये किसको प्रदर्शित करता है, एक डेफिनेट क्वांटिटी को प्रदर्शित करता है। दूसरा होता है मोल का संबंध पदार्थ के द्रव्यमान से है, कणों की संख्या से है और गैस के आयतन से है। तो इनके बारे में 3 फॉर्मूले हमारे पास बनेंगे। पदार्थ के द्रव्यमान को किससे दर्शाएंगे बेटा, W से दर्शाएंगे। कणों की संख्या को दर्शाएंगे N0 से, N पर छोटा सा 0 लगा करके। गैस के आयतन को हम V से दर्शाएंगे। तो चलो 3 फॉर्मूले मैं आपको इससे रिलेटेड बताता हूं। मोल को दर्शाते हैं स्मॉल n से, तो यहां पर इन तीनों के बारे में बताता हूं, अर्थात 3 संबंध के बारे में बात करता हूं। पहला संबंध क्या है, पदार्थ के द्रव्यमान से, तो मोल बराबर होगा W/m, और ये W क्या है, M क्या है, N तो पता चल गया ना, ये पूरा बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। W तो पता चल गया है, सबको लिखूंगा लास्ट में। दूसरा है N इज इक्वल टू N0/Na, और तीसरा संबंध है, ये फॉर्मूला तीनों याद कर लो, N इज इक्वल टू V/22.4। ये चारों चीजों को याद कर लो। तब मैं यहां पर बताता हूं कि ये कौन सी चीज क्या है। N का मतलब तो समझ गया हो, मोल है। W क्या है बताता हूं, यहां W क्या है वो बता रहा हूं। तो तीनों फॉर्मूला याद हो जाएगा क्या, N इज इक्वल टू W/m, N इज इक्वल टू N0/Na, और N इज इक्वल टू V/22.4। अब ये इसमें क्या क्या चीजें मैं बता देता हूं, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, इससे आपके लिए आसान हो जाएगा। तो क्या बताया, मोल का संबंध पदार्थ के द्रव्यमान से है, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया। मोल का संबंध कणों की संख्या से है, तो सेकंड वाला फॉर्मूला हो गया। मोल का संबंध गैस के आयतन से है, तो तीसरा वाला संबंध हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलो यहां पर क्या क्या चीजें मैं बता देता हूं, लिख रहा हूं, आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। तो W है पदार्थ का द्रव्यमान,
फिर आता है एम। एम जो है अणुभार है, अभी अणुभार निकालना सिखाया था, पदार्थ का अणुभार। एन नॉट कणों की संख्या है। कण क्या है मैं बताया था आपको, कणों की संख्या। कण क्या है आपने देखा था, कण क्या है यहां पे, ये देखो कण है, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकते हैं। कणों की संख्या है। और एन ए, एन है एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या को हम एन, इसका वैल्यू आपको पता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, याद है, बोलो 6.022 इंटू 10⁻23। इसके बाद V है एनटीपी पर गैस का आयतन। आपको एनटीपी का मतलब बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर इस बात याद रखना, इन लीटर, लीटर में, लीटर में, ठीक है। चलो, एनटीपी होता है सामान्य ताप, टी मतलब ताप, पी मतलब प्रेशर यानी दाब। ताप 273 केल्विन, या यूं कह सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस स्थितियां। पी जो है एक वायुमंडलीय दाब 1 atm। इन बात से कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ लोग एसटीपी भी लिखते हैं, पर एसटीपी और एनटीपी में थोड़ा सा फर्क होता है। एसटीपी 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन ताप के लिए होता है, याद रखना। ये चीज़ें मैं कभी बताऊंगा आपको। कुछ जगहों पर, कुछ बुक्स में या कहीं कहीं पर लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत जगहों पर देखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि भाई एनसीईआरटी में एनटीपी वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कुछ लोग कुछ और बात करते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा, जब आपको आगे पढ़ाऊंगा ना गहराई में, तब समझ में आ जाएगा सर ये एनटीपी और एसटीपी एकदम क्लियर है, कोई बहुत टफ नहीं। तो यहाँ पर अटकने की जरूरत नहीं है, किसी कंट्रोवर्सी में फंसने की जरूरत नहीं, किसी विवाद में फंसने की जरूरत नहीं है, आपको विवादित होना ही नहीं है। मैं पूरी चीज़ें आगे पढ़ाते जाऊंगा, क्लियर होता जाएगा। तो इतनी चीज़ों को नोट कर लीजिए। तो नोट यहाँ पर क्या क्या बातें समझ में आ, इतनी ही बातों को हम आधार मानेंगे। तो हमने क्या देखा, हमने देखा n इज इक्वल्स टू, बोलो याद करो बेटा, W बाई एम। n इज इक्वल्स टू हमने क्या देखा, n नॉट बाई एन ए। हमने n इज इक्वल्स टू देखा V बाई 22.4। इतनी चीजों को देखा। तो इसके बेस पर हमारे कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं। क्या कॉन्सेप्ट आता है देखें, तो इसको कहेंगे मोल संकल्पना। अभी आपने मोल को समझ लिया, मोल है एक निश्चित मात्रा, बस इतनी बात याद रखिएगा। इसको परिभाषित भी किया गया है, मोल के लिए परिभाषा भी दी गई है। तो वो परिभाषा क्या है, उसमें जाने से पहले मैं कुछ कराता हूं, फिर एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद उसके परिभाषा की तरफ जाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। मोल संकल्पना, पहला मोल संकल्पना क्या, अगर मैं W को यहां पर मैं कहता हूं W को लेकर के N इंटू M कर दूं, यानी मैं ये कह देता हूं कि यदि N इज इक्वल्स टू 1 है तो ये क्या है, इसका मतलब होता है 1 इज इक्वल्स टू W बाई M है, यानी कि W इज इक्वल्स टू M है। यहां पर यह समझ में आता है कि एक मोल का मतलब यह हुआ किसी पदार्थ का एक मोल का एक मोल उसके अणुभार के बराबर होता है।
इस फार्मूले में पता चलता है। 1 मोल, मोल का वैल्यू हमने 1 रखा है इस फार्मूला में, तो पता चला उसका द्रव्यमान कितना हुआ, इसका हुआ। किसी पदार्थ का 1 मोल उसके अणुभार के द्रव्यमान के बराबर होता है, अणुभार के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो अणुभार द्रव्यमान जो है अणुभार के बराबर हो गया, यानी कि उसका द्रव्यमान अणुभार के बराबर हो गया, तो क्या हो गया, ये उसका 1 मोल हुआ। इस कॉन्सेप्ट समझ में आता है। दूसरी बात कहते हैं, यहां पे क्या समझ में आ रहा है, यदि मैं n इज इक्वल टू 1 कर दूं तो मुझे क्या समझ में आएगा, n इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, n नॉट बाई Na, अर्थात n नॉट जो है Na के बराबर है, अर्थात 6.023 इंटू 10 टू द पावर 2 कर देता हूं, चलिए तुम्हारी बुक में यही दिया है, तो इंटू 10 टू द पावर 23। बेटा याद रखना ये 23 ही रहेगा, ये कभी 23 ऐसा कुछ भी कर दोगे तो चल जाएगा, लेकिन इसको 23 से 22 नहीं लिख सकते ना, ध्यान रखना। ये क्या कह रहा है, इसका मतलब है कि कणों की संख्या, ये कणों की संख्या है, आपको बताया था मैं, कणों की संख्या इतना होगा वो 1 मोल होता है। तो कह सकते हैं किसी पदार्थ में उनके कणों की संख्या, कण मतलब अणु, परमाणु या आयन, कणों की संख्या 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होने पर 1 मोल होता है, 1 मोल होता है। अब यहीं पर चलते हैं, अगला तीसरा नंबर पे बात करते हैं, तीसरे को हम लेके चलें। मैंने इसी फार्मूले के आधार पे परिभाषा कैसे लिखना है वो मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मोल का एक कॉन्सेप्ट है ना, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इस तरीके का उपयोग कर रहा हूं। फिर लास्ट में मोल की परिभाषा लिखने वाला हूं, ध्यान रखिएगा। कुछ मतलब ऐसा ही परिभाषा है, मतलब क्या बोलना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाएं हैं, मानक अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाएं हैं, तो उनके आधार पर मैं बताऊंगा आपको। चलो अब इसके फॉर्मूले को लेके चलता हूं। तो यदि n इज इक्वल टू 1 कर दूं तो n बराबर क्या हो जाएगा, v बाई 22.4, अर्थात हमारे पास क्या मिल गया, v इज इक्वल टू 1 गुणा 22.4 यानी कि 22.4 लीटर में। इसका क्या मतलब हुआ, अर्थात यह हुआ एनटीपी पर किसी भी गैस का आयतन एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन, के 1 मोल कर दिया ना, 1 मोल का आयतन, 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होगा। ये लीजिए, समझ गए बच्चा। तो ये कहानी है इसकी। तो ये 3 कॉन्सेप्ट और ये मोल कॉन्सेप्ट कहलाता है, 3 बातें। अब यहां पर मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूं, उससे अच्छा है कि आप इस वीडियो को दोबारा यहां से, जहां से मैंने शुरुआत किया है वहां से यहां तक का एक बार दोबारा देखिए, लिखिए, समझिए, कोशिश करिए दिमाग को प्रेशर देने का, दिमाग को बताने का कि विक्रम सर क्या बता रहे हैं और आपको क्या जानना है, तो समझ में आएगा। अब बोलेंगे सर एक बार और समझा दो, तो एक बार ये वीडियो में ही समझ में आ जाएगा। मैं आपको वादा करता हूं, जैसे ही दोबारा वीडियो देखते हैं आपका दिमाग एकदम खुल जाएगा। पहली बार में ध्यान से सुन रहे हो, दूसरी बार में अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दूसरी बार फिर से एक नई कॉपी बनाते हुए, फिर से यानी नए बार लिखते हुए फिर से यहां से दोबारा करिए। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 3 फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं, ये वाला n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, n इज इक्वल टू एन नॉट बाई एन ए, और n इज इक्वल टू v बाई 22.4। v है लीटर में, आयतन है गैस का एनटीपी पर। ये 3 बातें मैंने आपको जो बताया है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। अब एक काम मैं बता देता हूं बेटा, कई बच्चे बार बार मुझे बोलते कि सर इसकी एसआई परिभाषा क्या है। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं कि मोल की एसआई परिभाषा क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। मोल की एसआई परिभाषा
या मोल की मानक अंतरराष्ट्रीय परिभाषा क्या होगा? तो मोल की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा क्या है, ये जरा समझें। इन्होंने सिंपल से एक लाइन कहा कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन के परमाणुओं की संख्या को 1 मोल कहते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, कार्बन 12 यानी कार्बन 12 के कार्बन का 12 मोल किसको कहेंगे? कार्बन 12 के 12 ग्राम में के 12 ग्राम में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या संख्या 1 मोल होता है। ये लीजिए, इस परिभाषा को और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा जब कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करा दूं, ठीक है। अब इतना ही आपको याद रखना, कार्बन 12 यानी जो नॉर्मल कार्बन होता है, कोयला होता है, यानी ग्रेफाइट है या कोयला है या हीरा है, इसके 12 ग्राम को आप तौल लीजिए। 12 ग्राम जो मिलेगा, एग्जैक्ट 12 ग्राम जो है, उसमें अगर हम कार्बन की परमाणुओं को गिनेंगे, काउंट करेंगे, तो कितना मिलेगा? जितना परमाणु में मिलेंगे, कितने मिलेगी? 1 मोल में कितना मिलता है? 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन की परमाणु में मिलेंगी। यह है इसकी परिभाषा, सिंपल परिभाषा। कॉम्प्लिकेटेड करते रहिए अपने हिसाब से, है ना, बस मैं सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूं। अब थोड़े से 3 फॉर्मूले के बारे में, जैसे मैंने कहा, आपको याद हो गया फॉर्मूला, मोल के 3 सूत्र याद हो गए? बोलो। मैं आपको ये चीजें बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको याद हो जाना ही चाहिए। अगर मोल के ये फॉर्मूले याद नहीं हुए तो हम उसके न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे? तुक्का मार के तो बना नहीं सकते, तो बनाएंगे, अभी बनाएंगे, पर कैसे बनाएंगे अपन देखेंगे। चलिए इसको कर लेते हैं पहले। तीनों फॉर्मूला याद हो गया। मोल बराबर द्रव्यमान बटा अणुभार, दूसरा मोल बराबर कणों की संख्या बटा एवोगैड्रो संख्या, तीसरा मोल बराबर गैस का आयतन एनटीपी पर बाई 22.4। ये 3 फॉर्मूले हमें याद हो जानी चाहिए और इसी से मोल कॉन्सेप्ट बनते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखो बेटा। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल कराना शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन, 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। है आसान यार, बहुत आसान है। जब कॉन्सेप्ट समझते हैं ना तो आसान हो जाता है। चलो मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते समय इस बात का जरूर ध्यान देना बेटा, प्रश्न हमें कई बार पढ़ने चाहिए। प्रश्न यहीं से तो केमिस्ट्री की शुरुआत होगी। यही तो केमिस्ट्री की पहला न्यूमेरिकल है आपका। केमिस्ट्री का पहला न्यूमेरिकल मोल से शुरू होता है, उसके बाद बाकी चीजें शुरू होती हैं। और ये जो मोल है वो बार बार आएगा केमिस्ट्री में, समझ रहे हैं? इसलिए केमिस्ट्री में मोल को समझना बहुत जरूरी है। चलिए ये तो भाषणबाजी हो गया, काम की बात करते हैं। बात यह है कि दिया क्या है, 5, प्रश्न को ठीक से पढ़े ना, 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया? 5 ग्राम कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न को ठीक से समझो, 5 ग्राम कास्टिक सोडा, यानी कास्टिक सोडा जो है वो 5 ग्राम है, और इसी कास्टिक सोडा के मोलों की संख्या कितनी है ये पूछा। 3 बातें हैं इसमें। तो दिया क्या गया है बेटा? दिया गया है क्या? पदार्थ दिया गया है आपको कास्टिक सोडा।
द्रव्यमान दिया है भैया 5 ग्राम। ग्राम किसकी इकाई है? द्रव्यमान की। द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग दर्शाते हैं डब्ल्यू से, वेट से। द्रव्यमान दिया है कितना ग्राम? 5 ग्राम। क्या ज्ञात करना है? लिखा है ज्ञात करना है, फाइंड करना है क्या? मोलों की संख्या, उस पदार्थ के मोलों की संख्या। पदार्थ 5 ग्राम है, यानी कास्टिक सोडा 5 ग्राम है, और कास्टिक सोडा कितने मोल है? तो ज्ञात करना है आपको मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। तो मोल ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। अब बताओ मुझे, N और W के बीच में कोई संबंध वाला फॉर्मूला हमें याद है क्या? सोचो। तो अगला कदम होगा हमें सूत्र। बिना सूत्र के कैसे बनाओगे? बिना कॉन्सेप्ट के कैसे बनाओगे? क्या द्रव्यमान और मोल के बीच में संबंध वाला कोई फॉर्मूला है? बोलो। 3 फॉर्मूला हमारे पास है। एक है N इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, दूसरा है N इज इक्वल टू एन नॉट बाई एन ए, तीसरा है N इज इक्वल टू V बाई 22.4। तो कौन सा दिया है भाई? दिया है बेटा N इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम। N और W है देखो फॉर्मूले में, तो सूत्र होगा हमारा N इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम। 3 ये फॉर्मूला यूज हो, क्योंकि N भी है W भी है। अब ज्ञात क्या करना है आपको? N ज्ञात करना है। दिया क्या है आपको? W दिया है। इसको भाई देखो 3 चीजें हैं, 1 2 3। 3 में से कोई एक गायब हो तो हम वो निकाल सकते हैं, लेकिन 3 में 2 चीजें गायब है भाई। क्या? W बस दिया है और N निकालना है, M भी नहीं पता हमें। अभी तो बताया ना, कास्टिक सोडा पदार्थ है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला आपको ना पता हो तो मैं बता देता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। यहां पर धीरे 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 कुछ पदार्थों के मैं फॉर्मूला बताऊंगा जिसको याद करते जाना है। यह साल चालू किया जा रहा है। आपके 11th वाले बच्चे समझें 12th में जाने से पहले कि आपको इन सारी चीज़ों को याद करना है, इन सारी चीज़ों को समझना है, इन सारी चीज़ों में आनी चाहिए, महारत हासिल होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो चलते हैं। तब अब कास्टिक सोडा का फॉर्मूला पता है तो अणुभार तो M तो निकाल सकते हो ना। अणुभार तो क्या बोलूंगा? NaOH का अणुभार ज्ञात करूंगा। अणुभार को किससे दर्शाते हो? M से दर्शाते हो। तो NaOH का अणुभार क्या होगा बेटा? Na आपको याद ना हो तो मैं याद करा दूं। सोडियम 1123 याद करो, ऑक्सीजन 816 याद करो, और हाइड्रोजन 1 याद करो। ऊपर वाला परमाणु भार है। तो सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो कितना हुआ? 40 AMU हमें मिलता है। अब हमारे पास W भी है और M भी है, N निकल जाएगा। सूत्र में मान रखते हैं। सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान रखेंगे तो क्या होगा? N, W का मान 5 और M का मान 40। तो क्या हो गया? 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो इसका मतलब हुआ ये कितना हो जाएगा? 0.125 मोल। और यही इसका आंसर है। कैलकुलेट कर लीजिए 1/8 बराबर कितना होता है। हो गया। सेम टाइप का एक दूसरा प्रश्न देता हूं। ये 15 ग्राम यूरिया के मोलों की संख्या ज्ञात करिए। अब आपके पास एक प्रॉब्लम है, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है नहीं पता, याद कर लो। यूरिया का फॉर्मूला होता है, यूरिया का फॉर्मूला, यह आपका होमवर्क में दे रहा हूं ना, ये होमवर्क है, इसको बनाओ। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ये इसका फॉर्मूला है। इसका अणुभार निकालने आना चाहिए, तब जाकर मोल निकाल पाएंगे। तो प्रॉब्लम कहां था मोल सीखने से पहले? परमाणु भार, अणुभार। इसीलिए आपके 10 मिनट की क्लास इसीलिए दिया गया था। समझ रहे हैं? बहुत जरूरी है। अब अगला प्रश्न लिखा हुआ है, ये वाला प्रश्न मैं बना के दिखाता हूं आपको, सेम टाइप का। देखो ये प्रश्न में क्या लिखा था? कास्टिक 5 ग्राम कास्टिक सोडा, मोलों की संख्या ज्ञात करना। यहां पर चेंज कर दिया, 5 की जगह 15 कर दिया, कास्टिक सोडा जगह यूरिया कर दिया, और मोलों की संख्या ज्ञात करना। तो ये सेम था। यहां अब अगला प्रश्न है, 2 मोल यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।
चलो सॉल्व करते हैं। दिया है, क्या दिया है? मोल दिया है, एन दिया है, मोल कितना दिया है? 2 मोल। पदार्थ क्या दिया है? यूरिया, 2 मोल है यूरिया, पदार्थ है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला बताया मैंने, NH2CO NH2। फिर बोलता है द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्रव्यमान। यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, उसी के बारे में बात करते हैं। W ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान और N के बीच में संबंध जो दिया उसके बीच का संबंध ढूंढो। तो क्या दिया संबंध, क्या होगा? सूत्र क्या होगा? सूत्र है N = W/M। सही है। ज्ञात क्या करना है? W ज्ञात करना है। जिसको ज्ञात करना है उसको ले लेते हैं बाहर। W बराबर क्या होगा? ये इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा तो कितना हो? W = N × M। इधर ऊपर आएगा तो N के साथ गुणा हो जाएगा M। ये फॉर्मूला बन गया हमारा। नहीं करेंगे तो यहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। प्रॉब्लम यहां भी है, W ज्ञात करना है, आपको N दिया है, M नहीं दिया है। M नहीं दिया तो यहां से कैलकुलेट कर लो। M ऑफ NH2CO NH2 यूरिया का कैलकुलेट करोगे 60 आएगा। कैलकुलेशन में सिखा चुका हूं, यहां पर समय नहीं लगाएंगे। यस भाई, क्या है नाइट्रोजन? क्या है हमारे पास? देखो नाइट्रोजन का आपको याद होगा 7-14 परमाणु भार है। कार्बन का 12, 6-12, ऑक्सीजन का 7-14 और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का 8-16 और हाइड्रोजन का 1-1। ये तो आपको याद रहना ही चाहिए ना। चलो अब मैं यहां पर कैलकुलेशन इस जगह करके दिखा रहा हूं। नाइट्रोजन 1 है तो कितना होगा? नाइट्रोजन यहां पर 2 है तो 14 × 2 धन C 1 है 12, ऑक्सीजन 1 है 16, हाइड्रोजन 4 है 1 × 4 कितना हो गया? 14 दूनी 28 प्लस 12 प्लस 16 धन 4 बराबर कितना हो गया? ये हो गया 30 और ये 40 हो गया और यहाँ पे ये कितना हो गया? 20 यानी हो गया 60 हो गया ना 60। तो इस तरह से रहने दीजिए, मैं नहीं मिटा रहा हूँ। चलो मिल गया। अब चलो ऐसा भी लिख सकते हो, डिटेल में लिख सकते हो, आपकी मर्जी। हाँ अब बात करते हैं N = मान रखने पर N क्या निकालना है? W निकालना है ना। तो W = N का वैल्यू 2, M की वैल्यू 60। आंसर क्या हुआ? 2 × 60 120 ग्राम द्रव्यमान की इकाई। यही हो गया आपका आंसर। फिर इसी तरह से अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। यह आपका होमवर्क है। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न एक एक करके जब हम न्यूमेरिकल करते जाएंगे तो बहुत कुछ सीखते भी जाएंगे। तो बच्चों याद रखना, मोल संकल्पना बहुत आसान है। बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे। बात यह है, पहले मोल संकल्पना, मोल क्या है ये तो समझ में आ गया ना। यही समझाना मेरा काम था। पूरी डिटेल क्लास आपको मिल जाएगा हमारे ऐप में। विक्रम हैप केमिस्ट्री हमारा ऐप है। विक्रम सर हैप केमिस्ट्री मेरा ऐप, विक्रम हैप केमिस्ट्री कर सकते हैं, ये हमारा ऐप है। इस नंबर पर व्हाट्सअप चलता है और हमारी क्लास लेना है 11th वाले बच्चे और या 12th वाले बच्चे, तो हमारी क्लास के लिए हमारे ऐप में जाकर के हमारा कोर्स ले सकते हैं। या नहीं समझ में आ रहा है कैसे लेना है तो इस नंबर पर हमें कॉल कर लें। 2 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। कोर्स कैसे लेना है वो आपको पता चल जाएगा। हमारा स्टार बैच चालू हो चुका है। अब उनकी क्लासेस आपको मिलने लगे हैं। 12th वाले बच्चे, 11 से जो 12th बच्चे जा रहे हैं उनको हमारी क्लास जारी है। वो अब परचेस करना शुरू कर रहे हैं। हमारे कोर्स पेड कोर्स में आ रहे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं। तो आगे चलते हैं। बस इतना ही बेटा।
और आज की क्लास में जितना भी बताया आपके लिए बहुत आसान हो गया है मोल। बस एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अगर सिंगल टाइम पढ़ोगे तो दिमाग में आया और गया हो जाता है। पढ़ना आपको बहुत ही गहराई से है, तो 2 से 3 बार किसी भी क्लास को जब तक नहीं करेंगे तब तक दिमाग में कोई चीज़ जाएगा नहीं। तो बस वीडियो है, जब जब देखो 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हो। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चा। नमस्कार, धन्यवाद।